नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आश्चर्य घटना का 17वां अध्याय। कुछ ही दिनों में कमल नयन के साथ घनानंद बाबू का परिचय घनिष्ठ हो गया। नलिनी ने पहले समझा था कि कमल नयन के सदृश लोगों से केवल आत्मज्ञान संबंधी विषय का ही उपदेश मिल सकता है। यह बात सोच भी नहीं सकी कि ऐसे ज्ञानी मनुष्य के साथ सामान्य विषय में साधारण मनुष्य की भांति बातें भी की जा सकती हैं। कमल नयन हास्य विनोद की बातों से कुछ दूर दूर रहते। एक दिन घनानंद और नलिनी के साथ कमल नयन बाबू बातें कर रहे थे। ऐसे समय योगेंद्र आकर कुछ उत्तेजित भाव से बोला, बाबूजी, आपको मालूम नहीं आजकल समाज के कितने ही लोग हम लोगों को कमल नयन बाबू का शिष्य कहने लगे हैं। आज तो प्रदीप के साथ मेरा खूब झगड़ा हो गया। घनानंद ने मुस्कुराकर कहा, इसमें लज्जा की बात तो मैं कुछ नहीं देखता। जहाँ सभी गुरु हैं, चेला कोई भी नहीं। उस दल में सम्मिलित होते मुझे अवश्य संकोच होता। वहाँ उपदेश देने की गड़बड़ में उपदेश पाने की आशा नहीं रहती। कमल नयन, मैं भी आप ही के दल में हूँ। हम लोगों का दल चेलों का है। जहाँ हम लोगों को कुछ सीखने की संभावना रहती है, वहीं हम गठरी लेकर दौड़ पड़ जाते हैं। योगेंद्र ने अधीर होकर कहा, नहीं नहीं, बात अच्छी नहीं कमल नयन बाबू। कोई आपका मित्र या आत्मीय ना हो सकेगा। जो आपके पास जाएगा वही आपका चेला कहा जाने लगेगा। बदनामी हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है। ना जाने आप क्या क्या किया करते हैं, यह सब छोड़ दीजिए। किंतु मैंने क्या किया? कमल नयन बाबू ने कहा। योगेंद्र, सुना है आप प्राणायाम करते हैं, सवेरे सूर्य की ओर घंटों देखा करते हैं, खान पान के संबंध में नाना प्रकार के आचार विचार करते हैं। इस कारण लोगों से आप एक तरह से अलग हो गए हैं। योगेंद्र की इस भद्दी बात ने नलिनी व्यथित हो गई। कमल नयन ने हंसकर कहा, योगेंद्र बाबू, 10 लोगों में मिलकर ना रहना अवश्य दोष है। मैं नहीं चाहता कि यह दोष मुझ में रहे, किंतु तलवार का क्या सभी अंश म्यान में रहता है? योगेंद्र, कदाचित आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जिन लोगों ने संसार की उन्नति का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले रखा है, वे दूसरों के घर कहाँ क्या होता है इसका बात लगाना भी अपना कर्तव्य समझते हैं। जो खबर उन्हें नहीं मिलती उसे पूर्ण कर लेने की शक्ति भी उनमें है। ऐसा ना हो तो दुनिया में सुधार का काम कैसे चले। हाँ, और एक बात यह है कि 10 लोग जो काम नहीं करते वह छिपकर किया जाए तो भी प्रकट हो जाता है। जो काम सभी करते हैं उस पर कोई दृष्टिपात नहीं करता। आप यही क्यों नहीं देखते? छत पर बैठकर जो आप जब तब न्यास ध्यान करते हैं, वह नलिनी की नज़र में भी छिपा नहीं। वह बाबूजी से सब बातें कह रही थी। उसने तो आपको सुधार का भार भी ग्रहण नहीं किया है। नलिनी का मुंह अब लाल हो गया। वह मरमाहत होकर कुछ बोलने को थी कि कमल नयन ने कहा, आप कुछ भी संकोच न करें। अगर आपने छत पर घूमने जाकर सांझ सवेरे मेरा नित्य कृत्य देख ही लिया है तो इसके लिए क्या आपको कोई दोषी बनाएगा? आँख का दरा मैं देखना, इसमें तो कोई दोष नहीं। घनानंद, नलिनी आपके नित्य कर्म के विषय में कुछ आपत्ति प्रकट न करके श्रद्धापूर्वक आपकी साधन प्रणाली के संबंध में मुझसे कुछ पूछ रही थी। योगेंद्र, ये मैं नहीं जानता। हम लोग इस संसार में जिस सीधी सादी चाल से चले जा रहे हैं, इसमें किसी तरह की विशेष असुविधा तो नहीं। गुप्त रीति से अद्भुत साधन करके कुछ विशेष लाभ होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। बल्कि उससे तो मन का सामंजस्य भाव नष्ट होता है और लोग झक्की हो जाते हैं। आप मेरी बात से क्रोध ना करें। मैं अत्यंत साधारण मनुष्य हूँ। मैं संसार में मध्यम श्रेणी में हूँ। जो किसी तरह ऊंचे आसन पर जा बैठते हैं, वहां तक हम लोगों की हाजिरी पहुंचाने का एकमात्र उपाय उन्हें ढेला फेंक कर मारना है, और मेरे जैसे असंख्य लोग हैं। कमल नयन, ढेले भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई अलग गिरता है, कोई शरीर को स्पर्श करता है, परंतु उनसे बचने के भी अनेक उपाय हैं। अगर कोई कहे कि यह आदमी पागल है, जो काम ना करना चाहिए वही करता है, लड़कपन करता है, तो कोई हानि नहीं। किंतु जब कहे कि वह गोसाईगिरी करता है, योग साधना करता है, गुरु बनकर चेलों का संग्रह करता फिरता है, तब उस बात को हंसी में उड़ाने के लिए जितनी हंसी की आवश्यकता है उतनी मिलना मुश्किल है। योगेंद्र, मैं फिर भी आपसे विनय करता हूँ, आप मेरी बात का बुरा न माने। आप छत पर जाकर जो जी में आए किया कीजिए। मैं उसमें बाधा देने वाला कौन होता हूँ? मैं तो इतना ही कहता हूँ कि साधारण सीमा के भीतर रहने से कोई बात नहीं रहती। सब लोग जैसे चलते हैं वैसे ही चलना काफ़ी है। नई चाल चलने ही से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, चाहे वे गाली दें या भक्ति करें। उससे कुछ आता जाता नहीं, किंतु इस तरह भीड़ में रहकर जीवन बिताने में मजा ही क्या। कमल नयन, योगेंद्र बाबू, आप चले कहाँ?
मुझको मेरे घर की छत से नीचे उतारकर बिल्कुल सर्वसाधारण के सामने खड़ा करके भागने से न बनेगा। आज आपके साथ यथेष्ट वार्तालाप हुआ, अब जरा घुमाऊं। योगेंद्र के चले जाने पर नलिनी सिर झुकाकर टेबल के ढकने की झालर पर अकारण अत्याचार करने लगी। उस समय यदि उसका चेहरा ध्यान से देखा जाता तो उसकी आंखों में अवश्य आंसू भरे मिलते। नलिनी ने प्रतिदिन कमल नयन के साथ बातचीत करते करते अपने हृदय की दीनता देख ली। कमल नयन के मार्ग का अनुसरण करने के लिए वह व्यग्र हो उठी। विपद की मारी बेचारी नलिनी जब बाहर कोई अवलंब ढूंढने पर भी ना पाती, तब कमल नयन ने उसके मानो एक नया संसार दिखला दिया। उसका मन कुछ दिनों से ब्रह्मचारिणी की भांति कठोर नियम पालन के लिए उत्सुक था, क्योंकि नियम मन के लिए एक दृढ़ अवलंबन होता है। इसके सिवा शोक सिर्फ मन के भीतर ही रहना नहीं चाहता, वह बाहर भी किसी कृत साधन के बीच अपने को सच्चा जांचने की चेष्टा करता है। नलिनी अब तक यह कुछ ना कर सकी थी। लोग देखकर क्या कहेंगे, इसी लोक लज्जा से उद्वेग को मन के भीतर किसी तरह दबाए चली जाती थी। जब आज उसने कमल नयन के बताए योग साधन के बारे में योग का मार्ग अनुसरण कर बड़ी नियम निष्ठा के साथ निरामिष भोजन किया, तब उसके मन में तृप्ति हुई। एक तरह का शांत भाव उसके चित्त पर छा गया। उसने अपने शयन गृह से चटाई और कारपेट को हटाकर बिछौने को पर्दे की ओट में कर दिया। अब उस कमरे के फर्श को नलिनी अपने हाथ से जल से धोकर साफ करती थी। एक फूल डाली में कुछ फूल रखे रहते थे। वह स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर उस कमरे में आसन बिछाकर बैठती थी। घर के जंगले और दरवाजे खुले रहते थे, जिनसे वहां बेरोक हवा आती जाती थी और प्रकाश भी आता था। वह उस प्रकाश, आकाश और विशुद्ध वायु के द्वारा अपने अंतःकरण को अभिषिक्त करके ईश्वर का स्मरण करती थी। घनानंद पूर्ण रूप से नलिनी के साथ योग नहीं दे सकते थे, किंतु नियम पालन के द्वारा जो उसके मुंह पर एक प्रकार की प्रसन्नता का चिन्ह उसे देखकर वृद्ध के मन में स्नेह आ जाता। कमल नयन के आने पर नलिनी और घनानंद इसी कमरे में फर्श पर बैठकर परस्पर आलोचना करते। इस पर योगेंद्र एकदम विद्रोही हो गया और कहने लगा, यह क्या हो रहा है? तुम लोगों ने मिलजुल कर उपासना के द्वारा घर को भयंकर रूप से पवित्र बना दिया। मेरे सदृश मनुष्य के यहाँ पैर रखने के लिए भी जगह नहीं। इसके पहले योगेंद्र की आक्षेप भरी बातों से नलिनी का हृदय क्रोध से भर जाता था, किंतु अब घनानंद बाबू उसकी बात से बीच बीच में बिगड़ बैठते, किंतु कमल नयन के साथ नलिनी केवल शांत भाव से हंसती रहती। एक दिन नलिनी प्रातः स्नान के अनंतर उपासना करके अपने उसी एकांत गृह में खिड़की के सामने चुपचाप बैठी थी। इसी समय घनानंद बाबू कमल नयन को लिए एकाएक आए। उस समय नलिनी के हृदय में पूर्ण रूप से शांति छाई हुई थी। उसने पहले कमल नयन को साष्टांग प्रणाम करके पिता को प्रणाम किया और उन दोनों के चरण की धूल अपने मस्तक से लगाई। कमल नयन बाबू सकुचा गए। घनानंद ने कहा, आप संकोच ना करें, नलिनी ने अपना कर्तव्य किया। और दिन कमल नयन इतने सवेरे यहाँ नहीं आते थे। इसी से नलिनी ने बड़ी उत्कंठा के साथ उनके मुंह की ओर देखा। कमल ने, मेरी माता का शरीर कुछ अधिक अस्वस्थ होने की खबर काशी से आई है, इसलिए आज सांझ की ट्रेन से काशी जाना चाहता हूँ। दिन ही में यहाँ के सब काम कर डालना चाहिए, यही सोचकर आज सवेरे ही आपसे मिलने आया हूँ। घनानंद, मैं अभी आपसे और क्या कहूँ, आपकी माता बीमार है, ईश्वर उन्हें शीघ्र अच्छा करे। इन्हीं कुछ दिनों में आपके सत्संग से हमें जो लाभ हुआ है, इस ऋण का परिशोध कर हमसे किसी भी समय में ना हो सकेगा। कमल नयन, ये आपकी उदारता है। सच पूछिए तो आप लोगों ने जो मेरा उपकार किया है वह मैं भी ना भूलूंगा। पड़ोसी के साथ जैसा कुछ यत्न करना चाहिए वह तो आपने किया ही है। इसके सिवा जिन गंभीर बातों पर मैं इतने दिन मन ही मन विचार किया करता था, उन्हें आपने अपनी श्रद्धा के द्वारा उत्तेजित कर दिया। मेरी भावना और साधना आपके जीवन का अवलंब करने से मेरे लिए पहले से कहीं बढ़कर आश्रय स्थल हो गई है। अन्य मनुष्य के हृदय की सहयोगिता से सार्थकता की प्राप्ति कितनी सहज हो जाती है, यह मैं खूब समझ गया। घनानंद, मैंने अचंभा देखा। हमें किसी चीज की बड़ी आवश्यकता थी, किंतु यह ना मालूम था कि जरूरत है किस चीज की। ठीक इसी समय आप ना जाने कहाँ से आ गए। आप ना आते, आपसे भेंट ना होती तो हमारी ना जाने क्या दशा होती। आपको पाकर हम सचमुच कृतार्थ हुए। हम घर से बाहर बहुत ही कम निकलते हैं, जन समाज में भी अधिक आते जाते नहीं, और सभा में जाना तो हमें पसंद ही नहीं। हम जाएं तो नलिनी भी को भी ले जाना बड़ा कठिन हो जाता है। और उस दिन
आश्चर्य है, आपसे क्या कहूँ, योगेंद्र के मुंह से सुना। और आपकी वक्तृता हमने बहुत ही उत्साह के साथ सुनी और हम लोग वहाँ गए। ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इसी से आप समझेंगे कि हम लोगों को आपकी ज़रूरत है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। कमल नयन, आप भी स्मरण रखिए कि आपको छोड़ मैंने अपने जीवन का गूढ़ रहस्य किसी से भी नहीं कहा। सत्य को प्रकट कर लेना ही सत्य के संबंध में चरम शिक्षा है। नलिनी इन दोनों का वार्तालाप चुपचाप सुन रही थी और जंगले की रात जो फर्श पर धूप आ रही थी उसको देख रही थी। कमल नयन जब जाने को उद्यत हुए तो नलिनी ने कहा, ऐसा कीजिएगा जिसमें आपकी माता के आरोग्य होने का समाचार हम लोगों को भी मालूम हो। और ज्यों ही कमल नयन उठकर खड़ा हुआ त्यों ही नलिनी ने उसे दोबारा माथा टेककर प्रणाम किया। इधर कई दिनों से अक्षय गायब था। कमल नयन के काशी चले जाने पर आज वह योगेंद्र के साथ घनानंद बाबू की चाय की टेबल के पास दिखाई पड़ा। उसने रमेश पर नलिनी के अनुराग की मात्रा को नापने का एक अच्छा उपाय निकाल लिया था। जिस परिणाम में अक्षय ने से नलिनी चिढ़ती थी, उसी परिणाम में वह उसे नरेश पर अनुरक्त समझ लेता। आज उसने देखा नलिनी के मुखमंडल पर शांति छाई है। अक्षय को देखने से उसके चेहरे का भाव कुछ भी नहीं बदला, वह ज्यों का त्यों बना रहा। नलिनी ने स्वाभाविक प्रसन्नता दर्शाकर अक्षय से पूछा, आज आपको बहुत दिन में देखा, तो क्या मैं प्रतिदिन देखे जाने योग्य हूँ? अक्षय ने कहा। नलिनी ने हंसकर कहा, यह योग्यता ना रहने से यदि मिलना जुलना ठीक ना समझा जाए तो हम में से बहुतों को एकांत में ही रहना पड़े। योगेंद्र, अक्षय ने सोचा था कि हम अकेले विनय करके आप ही संपूर्ण यश लूट लेंगे, परंतु नलिनी ने सारी मनुष्य जाति की ओर से विनय करके अक्षय को अखंड यश का भागी न होने दिया। किंतु इस संबंध में मुझे कुछ कहना है। हमारे जैसे साधारण मनुष्य ही प्रतिदिन देखे सुने जाते हैं और जो असाधारण व्यक्ति हैं उनको तो संयोग से ही दर्शन उनका लाभ होता है। इसी से वे जंगल पहाड़ और गुफाओं में घूमते फिरते हैं। यदि वे बस्ती में रहने लग जाएं तो फिर अक्षय और योगेंद्र जैसे बिल्कुल साधारण लोगों को जंगलों में भाग जाना पड़ेगा। योगेंद्र की यह व्यंग भरी बात नलिनी के हृदय में जा खटकी। उसने इस बात का कुछ जवाब न देकर 3 प्यालों में चाय भरकर सबके आगे रख दी। मालूम होता है तुम चाय न पियोगी? योगेंद्र ने पूछा। नलिनी ने शांति भाव से जवाब दिया, नहीं, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। योगेंद्र, जान पड़ता है इस दफे विधि पूर्वक तपस्या आरंभ हो गई है। चाय की पत्ती में शायद विशेष आध्यात्मिक गुण नहीं है, जो कुछ हरितकी में है। क्या आफत है? मेरी बात मानो तो यह सब आडंबर छोड़ो। प्याले भरे चाय पीने से तुम्हारा तप नष्ट नहीं हो जाएगा। यह कहकर योगेंद्र ने झट उठकर अपने हाथ से एक प्याले में चाय भरकर नलिनी के आगे रख दी। उसने चाय के प्याले में हाथ भी न लगाकर घनानंद बाबू से कहा, आज आप केवल चाय पीकर रह गए और कुछ न खाइएगा। घनानंद बाबू का हाथ और स्वर कांपने लगा। उन्होंने कहा, बेटी, मैं सच कहता हूँ, मुझे इस टेबल पर अब कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता। योगेंद्र की बातें मैं देर से चुपचाप सुनने की चेष्टा कर रहा हूँ, कुछ बोलने का साहस नहीं होता। क्या जाने इस बुढ़ापे में मुझसे क्या निकल जाए जिसके लिए पछताना पड़े। नलिनी ने पिता की कुर्सी के पास खड़ी होकर कहा, बाबूजी, आप क्रोध न कीजिए। भैया मुझे चाय पिलाना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? मैं तो इसके लिए जरा भी दुखी नहीं। नहीं बाबूजी, आप कुछ खाइए। खाली पेट चाय पीने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यह मैं जानती हूँ। यह कहकर नलिनी ने आहार्य सामग्री का पात्र उनके सामने खिसका कर रख दिया। घनानंद धीरे धीरे खाने लगे। नलिनी फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठी और योगेंद्र की दी हुई चाय पीने को उद्यत हुई। अक्षय ने झटपट उठकर कहा, माफ कीजिए, यह प्याला मुझे दे दीजिए, मेरा प्याला खाली हो गया। योगेंद्र ने तुनक कर नलिनी के हाथ से चाय का प्याला ले लिया और घनानंद से कहा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। घनानंद कुछ उत्तर न दे सके। उनकी आंखों से में आंसू भर आए और जो देखते ही देखते टपक पड़े। अक्षय को लेकर योगेंद्र धीरे धीरे वहां से चला गया। घनानंद बाबू जलपान करके उठे और नलिनी का हाथ पकड़कर थरथराते पैरों से ऊपर के कमरे में गए। उसी दिन कुछ रात बीते उनके पेट में शूल का सा दर्द होने लगा। वृद्ध बेचारे दर्द के मारे छटपटाने लगे। डॉक्टर बुलाया गया। उसने परीक्षा करके कहा, इनका पित्ताशय बिगड़ गया, अभी रोग प्रबल नहीं हुआ है। इसी समय ये पश्चिम के किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर बरस 6 महीने रहे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। दर्द हटने और डॉक्टर के चले जाने पर घनानंद ने नलिनी से कहा, चलो बेटी, ना हो तो कुछ दिन हम काशी में ही रहें।
नलिनी ने उनके कहने से पहले ही इस बात को सोचा था। कमल नयन के चले जाने से वह अपने साधन संबंध में दुर्बलता का अनुभव करने लगी थी। कमल नयन के रहने से उसको पूजा पाठ में बड़ा सहारा मिलता था। कमल नयन के मुंह पर जो स्थिर निष्ठा और शांति सहित प्रसन्नता का भाव झलकता था, वही नलिनी के विश्वास को सदा विकसित किए रहता। उसकी अनुपस्थिति में नलिनी का उत्साह कुछ मंद सा हो गया था। इसी से आज वह दिन भर कमल नयन के बतलाए हुए सारे अनुष्ठानों का बड़ा जोर लगाकर और कुछ अधिक परिणाम में पालन करती रही, किंतु उससे थक जाने पर ऐसी निराश हो गई कि आंसुओं को रोक न सकी। और चाय की टेबल पर वह बड़ी मुस्तैदी से आतिथ्य करती रही सही, किंतु उसके हृदय पर एक पत्थर सा रखा था। अब फिर उस पर पुरानी स्मृति की वेदना से दुगने वेग ने हमला कर दिया। उसका मन मानो फिर गृह विहीन आश्रयहीन की तरह विकलित होने लगा। इसी से जब उसने काशी जाने की बात सुनी तो बोली, हाँ बाबूजी चलिए। दूसरे दिन जाने की कुछ तैयारी करते देख योगेंद्र ने पूछा, यह क्या हो रहा है? घनानंद, हम पश्चिम जाना चाहते हैं। पश्चिम में कहाँ? घूमते फिरते किसी जगह को पसंद करके कुछ दिन टिक जाएंगे। योगेंद्र से एकदम काशी जाने की बात कह डालने से गणानंद बाबू को संकोच हुआ। योगेंद्र, मैं इस बार आपके साथ ना जा सकूंगा। मैंने जो हेडमास्टर के लिए दरखास्त भेजी है उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।